पे ना फूड ब्लॉगर्स बहुत आते हैं, इनके रिव्यूज को ट्रस्ट करना चाहिए अगर उन्होंने पैसे लिए हैं तो? देखो, कोई भी प्रोडक्ट है आप प्रमोट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बायर्स रिव्यू तो रहेगा। सो फेक पनीर क्या एग्जिस्ट करता है या इज इट जस्ट मीडिया हाइप टीआरपी के लिए या फिर क्या रियलिटी है? हाँ, कि एनालॉग पनीर बिक रहा है। मेरे को 10 इयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में। सबसे मेजर लर्निंग ये है, रेस्टोरेंट बिजनेस इज नॉट अ फूड बिजनेस, इट इज अ लोकेशन बिजनेस। मेरे को आज तक खाना बनाना नहीं आता है, मुझे मेन्यू बनाने आते हैं, मुझे लोकेशन ढूंढनी आती है, मुझे स्टाफ मैनेज करना आता है, मुझे मार्केटिंग करनी आती है। डोमिनोज के आउटलेट भी तो बंद होते हैं। सही बात है, बिल्कुल। आप उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ लो, किसी की भी ब्रांड की पढ़ लो, वो बोलेंगे इतने हमारे क्लोजर हुए, इतने न्यू एडिशंस हुए। व्हाट डू यू बिलीव व्हिच इज अ बेटर प्लेटफॉर्म, स्विगी और जोमैटो? 500 रुपए से मेरी दाल मखनी स्टार्ट है, देन जोमैटो इज द प्लेटफॉर्म। स्विगी पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचना थोड़ा टफ है। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ क्लाउड किचन्स इन इंडिया? वो सबसे बड़ा स्कैम है। कार्ट्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, फूड कार्ट्स, उसकी क्या रियलिटी है? ठीक है, उनके दूसरे मॉडल चलते हैं कि बंदा खड़ा है वहाँ पे, कॉस्ट कम है सर्व करने की, रोज की अनसर्टेनिटीज इतनी ज़्यादा है, बारिश आई आपकी सेल नहीं होनी, कोई एक्सट्रीम वेदर हुआ आपकी सेल नहीं होनी। मेन इशू ये है कि लीगल टर्म्स क्लियर नहीं है। आज यहाँ कार्ट है, आज पुलिस ने हटा दी, आपकी कार्ट वहाँ है। आई हैव सीन माई सेल्फ, मतलब अभी पीछे वेस्ट दिल्ली में आपको पता हो, रजौरी गार्डन में केस हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट वो 2-3 महीने डेड थी, द फुटफॉल वाज 0। हेलो गाइस, दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में मैं बहुत एक स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूं जो कि आपको बहुत कुछ बताने वाले अबाउट द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फ्रैंचाइजिंग, रियलिटी ऑफ क्लाउड किचन्स एंड अ लॉट मोर। स्विगी, जोमैटो के बारे में काफी बात करेंगे, प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के बारे में काफी बात करेंगे। बहुत सारी रियलिटी आज मैं आपके लिए अनफोल्ड करने वाला हूं कि जो आप लोग को ग्लोरीफाई किया जाता है ना ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम अबाउट द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की इतनी ग्लैमरस है, इतना पैसा बनता है, इतने का गल्ला होता है सर्टेन स्टोर का, एंड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको ग्लैमराइज करके दिखाई जाती है, उसके पीछे की रियलिटी बताएंगे फ्रॉम एक्चुअली a restaurant and a franchise owner. So let me welcome the owner and founder of खड़क सिंह का ढाबा। आप आई एम श्योर जो भी लोग मुझे दिल्ली एनसीआर या नेबरिंग सिटीज से देख रहे हैं, they'll be able to relate कि मैं किस रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहा हूं। They are very famous for their दाल मखनीज, बटर चिकन, मलाई चाप and a lot more dishes. So आज के पॉडकास्ट में इनसे ही हम बात करेंगे। So पहले हम इनको वेलकम करते हैं। वेलकम सर। मतलब मुझे जब मैंने आपको इनवाइट किया था, इट वाज वन ऑफ द क्विकेस्ट क्लोजर जो मैंने किया था ना, कि मतलब मैंने आपको मैसेज किया एंड यू वर वेरी प्रॉम्प्ट, आपने सीधा नंबर दिया एंड यू वर लाइक लेट्स डू इट। सो क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में, आप कौन हो और आप क्या करते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सेम हियर, लाइकवाइज जी। तो जैसे ही आपने बताया कि हम खड़क सिंह दा ढाबा हमारा ब्रांड नेम है, मेरा नाम कवलजीत सिंह है। सो आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द कंपनी और हमें 2018 का हमारा ब्रांड स्टार्ट किया था। और वैसे मेरा जो बैकग्राउंड है, बेसिकली आई एम एन एमबीए फ्रॉम एमडीआई गुड़गांव 2014 बैच। ओके। उसके बाद मैंने अपना एक पिज़्ज़ेरिया सेटअप स्टार्ट किया था। आई रैन इट फॉर 3-4 ईयर्स। उसके बाद डिलीवरी इंडस्ट्री बूम कर रही थी, तो हमने अपना एक नॉर्थ इंडियन ब्रांड स्टार्ट किया। तो 2018 अगस्त में स्टार्ट किया था खड़क सिंह दा ढाबा विद आवर 1 आउटलेट इन ईस्ट दिल्ली करकड़डूमा। और अब हमारे 39 आउटलेट्स ऑपरेशनल है एंड इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स विल बी हिटिंग 50 आउटलेट्स जो कि ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। Okay, congrats on that. But if we talk about, so what is your like prime business model about? Is it like owning the restaurants? मतलब what type of franchise it is or what type of business you are into? So मैं आपको easy language में explain कर देता हूँ। So basically we own the brand, we own the marketing processes, we have our chef teams. तो हम क्या करते हैं कि आपको मान लो आउटलेट खोलना है और आपको इस इंडस्ट्री का नहीं नॉलेज कि मुझे क्या सेटअप कैसे करना है, तो हम आपको उसमें पूरी हेल्प करते हैं। एंड टू एंड आउटलेट कंस्ट्रक्शन कैसे होनी है, साइट सिलेक्शन से लेकर के स्टाफ सिलेक्शन, ट्रेनिंग, एसओपीज, ब्रांड नेम, स्विगी जोमैटो मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सारा हम हैंडल करते हैं। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली आउटलेट पे इन्वेस्ट करना है और वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है, जो कि मंथली ऑपरेशंस रन करने के लिए होता है। Okay. क्योंकि दिस इज अ कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव बिजनेस, तो ओनर्स को भी टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए व्हेन वी स्टार्टेड टू स्केल, हमें रियलाइज हुआ कि नहीं यार, हमारे को फ्रेंचाइजीज चाहिए होंगी जो कि शॉप्स को भी मैनेज कर सकें, बिकॉज ये इंडिविजुअल बिजनेस है कि आपने यार मान लो गुड़गांव में आउटलेट डाला किसी एबीसी सेक्टर में, फिर आपने कहीं और डाला, तो आपको ट्रैवल भी करना है, आउटलेट देखना भी है, तो उसके लिए फ्रेंचाइजीज हमने स्टार्ट करी। और टचवुड जहाँ से स्टार्ट किया था, तो हमने 2020
में मेन 19 में मेन फ्रेंचाइजी स्टार्ट करी, 1 साल में एक ही बेच पाए। उसके बाद करते करते धीरे धीरे जैसे जैसे सेल ग्रो हुई, ब्रांड नेम ग्रो हुआ, मार्केटिंग करी, तो अब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। ओके, एंड लाइक इफ आई आस्क व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ फ्रेंचाइज सो इन योर केस? हाँ, मल्टीपल मॉडल्स है हमारे, जैसे कि जो बेसिकली 2 चलते हैं, एक टेक अवे और एक डाइनिंग मॉडल। टेक अवे स्टोर्स आपने देखे होंगे, जैसे रिटेल स्टोर्स होते हैं कि आप शॉप बन गई है, किचन बन गया, आप बाहर ओपन में डाइनिंग कर सकते हैं या फिर कार डाइनिंग कर सकते हैं। दैट मॉडल वो अप्रोक्सीमेटली 18-20 लाख से स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट उसका। और जो आपका डाइनिंग मॉडल है जिसमें आप प्रॉपर इंडोर डाइनिंग सीटिंग करके खा सकते हो, वो मॉडल 40 लाख ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द आउटलेट और कितना आप एरिया कर रहे हो और कितना लेवल का इंटीरियर्स होगा, वो सब अलग अलग सबका रहता है, बट मोटा मोटा यही है। And if you are selling franchise, जैसे आपने बताया, you only have one company owned and company operated franchise, correct? So उस केस में when you are selling franchisee, so your prime earnings are from obviously selling franchise and फिर जो उसमें operation profits होते हैं वहां से, correct? हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 तो हमारा फ्रेंचाइज फीस हो गया, जो हमारा बेसिक हम चार्ज करते हैं, 1 टाइम फीस है, बट वो हम उसको अपनी इनकम में ज्यादा नहीं काउंट करते, बिकॉज दिस इज 1 टाइम फीस, अभी मिली उसके बाद तो नहीं है। तो हमारा जो मेन स्टे है वो हमारे रॉयल्टीज हैं, विच वी चार्ज ऑन द सेल्स। तो अगर आप मान लो 10 लाख की सेल करते हो तो हमारा उस पर एक स्मॉल परसेंटेज रॉयल्टी रहता है टू मैनेज दी ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग एवरीथिंग, तो ताकि आपको भी ब्रांड की ग्रोथ में इन्वेस्ट हो सके और हम भी मार्केटिंग करके अपनी टीम के ऑपरेशंस को संभाल सके। ओके ओके। एंड जब हम बात करें एक एवरेज फ्रेंचाइज आपकी, राइट, आई एम श्योर देयर आर प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजेस, देयर आर लॉस मेकिंग फ्रेंचाइजेस, प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज मंथली बेसिस पे क्या टर्नओवर करती है? देखो, हमारी मल्टीपल सिटीज में आउटलेट्स हैं, तो जैसे दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो एक हमारा एवरेज आउटलेट डज 15 लाख पर मंथ सेल्स, एवरेज आउटलेट। ओके। जो टॉप सेलिंग है दे आर डूइंग 35 to 40 लाख पर मंथ, जो लोएस्ट है वो 7-8 लाख पर मंथ पे हैं, और जो न्यू खुलते हैं उनमें तो देखो टाइम लगता है, बट जैसे किसी को 3-4 महीने हो गए उसके बाद से मैं आपको टर्नओवर्स बता रहा हूँ। ओके, मतलब एक एवरेज आउटलेट कर लेता है 7-8-10 लाख की सेल, ये तो इतनी तो करनी ही पड़ेगी आपको दिल्ली एनसीआर में सर्वाइव करना है, तो ओके, तो बिल्कुल बेसिक है। ओके, ऑलराइट। एंड जब बात करें अभी आप किन किन सिटीज में ऑपरेशनल हो? सो अभी राइट नाउ दिल्ली एनसीआर हमारा मेन स्टे है, उसके बाद कानपुर, वाराणसी, पटना, जयपुर में 2 आउटलेट्स हो गए, लुधियाना में 1 है, और अब हमारा गोरखपुर खुलने वाला है। तो अब हम लखनऊ में अभी रिसेंटली खोले हैं, तो यहाँ पे हमारे सारे आउटलेट्स ऑपरेशनल है। ओके। अभी एक अयोध्या में भी खुल रहा है, हाईवे पे, प्रॉपर हाईवे ढाबा। ओके। जैसे आपने मूर्थल पे देखे होंगे, तो वो हमारा अयोध्या हाईवे पे खुल रहा है, जस्ट 40 किलोमीटर बिफोर मेन सिटी। ऑलराइट, परफेक्ट, गॉट इट। सो अब अगर हम बात करें कि आउटलेट खोल लिया, ठीक है, जो भी लाइक अगर डाइनिंग वो टेक अवे आउटलेट खोल रहे, 20 लाख रुपए लगाने थे, 20 लाख रुपए लगा दिए। नाउ उसके बाद की पूरी जर्नी, एक फ्रेंचाइज अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड है, या फिर अगर आई हैव कैपिटल, मुझे फ्रेंचाइज लेना है, सो हाउ डज इट गो आफ्टर साइनिंग अप द कॉन्ट्रैक्ट कि आई एम योर फ्रेंचाइजर, लाइक आई एम अ फ्रेंचाइजी, सो अब उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद बेसिक है, देखो आपको सबसे पहले तो स्टोर कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके हम आपको एसओपीज देते हैं, पूरी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ड्राइंग्स, फसाड कैसे बनेगा, फसाड मींस आपकी शॉप की लुक कैसे आएगी सारी, तो उसका सारा देते हैं। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्टर है तो वेल एंड गुड, आपके पास नहीं है तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ये 20 लाख में ही हो जाता है सब कुछ? हाँ, ये तो 1 टाइम सेटअप कॉस्ट है, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद फिर आपका टाइम आता है ऑपरेशन स्टार्ट करने का, कि अब आपकी रिटेल सेल शुरू हो जाएगी। उसके से पहले हमारी शेफ टीम वहाँ पे जाती है, फिर हमारी कॉर्पोरेट टीम जाती है, वो सारा एस्टैब्लिश करने में, आपकी किचन कैसे वर्क करेगी, ऑर्डर्स कैसे पैक होंगे, ओनर की पर्सनल ट्रेनिंग, बिकॉज मोस्टली ओनर्स आर फर्स्ट टाइम ओनर्स, तो उनको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कैसे चलते हैं, ड्यूटी रोस्टर्स कैसे होते हैं, स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, क्या पेरोल्स देनी है, तो वो सारी बेसिक हमारी प्लेबुक बना हुआ है, बिकॉज अब काफी टाइम हमें हो गया, तो वो हम सारी ट्रेनिंग स्टाफ की, ओनर की करवाते हैं। उसके बाद फिर स्विगी जोमेटो से सारी लिस्टिंग करा के देना, वो सब हमारा रहता है। तो ओनर को फिर धीरे धीरे वहीं पे ट्रेनिंग देके उसके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर डेली की सेल हो जाती है शुरू, और ऑनलाइन सेल स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद तो फिर ऑटो मोड में आ जाता है आउटलेट आपका। ओके, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ फ्रेंचाइजी टू बिकम प्रॉफिटेबल? ऑनेस्टली इसका कोई टाइमलाइन नहीं होता है। काफी सारे आउटलेट्स मेरे फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ब्रेक इवन क्रॉस कर गए, काफियों को, हमारे को टाइम लगा 4-5 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, जो मुझे मैक्सिमम टाइम लगा 9 मंथ्स लगा ड्यूरिंग कोविड। जब सेकेंड वेव आ गई थी तो 2-3 महीने उसमें खराब हो गए। तो
एक एवरेज जो टाइम आप लेके चलते हो 3 to 6 मंथ्स का एक डिसेंट टाइम है, इतना तो आपको लेके चलना चाहिए वर्किंग कैपिटल। ऑलराइट, और एग्जैक्टली वर्किंग कैपिटल की आपने बात करी, अगर कोई फ्रेंचाइज लेने की सोच रहा है ऑफ एनी ब्रांड, सो बिकॉज ये मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक दूसरे को मतलब आई नो यू फ्रॉम ट्विटर, राइट, हमारी बात हुई, आई रियली लाइक योर कंटेंट यू पोर्ट्रे जो आप बिल्ड इन पब्लिक कर रहे थे, तो हमने बहुत बेसिक, एंड बिकॉज मी माई सेल्फ आई एम कंज्यूमर ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट, खड़क सिंह का ढाबा, सो मुझे पर्सनली वहां से भी इंटरेस्ट है बिकॉज प्रोडक्ट आपका सर्टिफाई हो गया, यू एज अ फाउंडर इज वेरी एक्टिव, मी एज अ फाउंडर मुझे वो अच्छा लगा बिकॉज इट्स गुड टू ऑलवेज कनेक्ट राइट फ्रॉम द फाउंडर्स पर्सपेक्टिव, राइट। सो वहां पे मैंने 20 लाख रुपए वहां लगा दिए। अब मेरी ऑपरेशनल रनिंग मंथली कॉस्ट कितनी है, मतलब अगर मैं पूरी यहाँ पे कोई बडिंग इन्वेस्टर अगर वीडियो देख रहा है जिसके पास लेट्स सपोज सर्टेन अमाउंट है, सो वो क्या कैलकुलेशन सेट करे? तो बेसिकली देखो, हम जो लेके चलते हैं 4-5 फिक्स हेड्स लेके चलते हैं। तो 2 पार्ट में रेस्टोरेंट बिजनेस डिवाइडेड है, 2 कॉस्ट में, एक हो गया फिक्स कॉस्ट, एक हो गया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट आ रही है, कि आपको दाल मखनी बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं वो कॉस्ट हो गई, या फिर उसको पैक करने में रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है ना। मान लो पनीर बनाना है तो उसके लिए डेयरी लग रही है, वेजिटेबल्स लग रहे हैं, मसाले लग रहे हैं, ग्रेवीज बन रही हैं, तो वो सबकी कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हो गई कि आपकी अगर सेल नहीं भी होगी तो आपको वो कॉस्ट पे करनी है। उसमें हमारे मेजर हेड्स रहते हैं रेंटल्स, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, गैस, मिसलेनियस। यहाँ पे कोल जहाँ नहीं है वहाँ पे गैस ही चलता है, तो ये हमारे हेड्स हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, कोल एंड गैस को फिक्स कॉस्ट में नहीं लेते, दे टेक इन वेरिएबल। बट मैं क्या सोचता हूँ कि यार अगर मेरे पास आज 2 तंदूरी रोटी का ऑर्डर है तो मेरे को तो तंदूर जला के रखना है, 100 का ऑर्डर है तो भी जला के रखना है, तो मैं उसको फिक्स में मान के चलता हूँ कि मेरी शॉप खुलेगी, मेरा तंदूर जलना है, मेरा गैस जलेगी, तो उसके लिए एक फिक्स कॉस्ट लेके चलते हैं। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि कितना कॉस्ट आ जाता है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर रेंटल्स, सैलरीज। मोटा मेट्रो सिटीज की बात, हाँ, मेट्रो सिटीज की मैं बात करूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपए का मंथली कॉस्ट रहता है टू रन एन आउटलेट, बेसिक कॉस्ट। अगर मैं टियर 2 सिटीज की बात करूँ तो 1.5 से 2 लाख रुपए का मिनिमम कॉस्ट रहता है टू रन एन आउटलेट। और फिर अगेन डिपेंडिंग ऑन योर रेंट्स, सैलरीज, मान लो अब जैसे गुड़गांव का किसी टॉप लोकेशन पे आप हो तो वो 10-20 हज़ार 30 हज़ार ऊपर जाएगा ही जाएगा। 10-15-20% का फ्लक्चुएशन होगा डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर आउटलेट। फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो गई, तो अगर हम अब इसको ब्रेक डाउन करें, 20 लाख रुपए, अभी हम डिलीवरी टेक अवे आउटलेट की बात करें, 20 लाख रुपए उसकी कॉस्ट आई, ठीक है। मैं कहता हूँ 3 लाख रुपए हम एक फिक्स्ड कॉस्ट मान लेते हैं एवरी मंथ, ठीक है। 6 मंथ का कैलकुलेशन लगाते हैं 18 लाख रुपए, ठीक है, 20 कर देते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 6 महीने में या साल लग गया, क्योंकि आउटलेट बनने में कितना टाइम लगता है? बनने में तो 1 मंथ लगता है। मैं कह रहा हूँ साल भर में 40 लाख रुपए लग गए। अब एज एन ओनर, मैं ओनर हूँ, मेरे 40 लाख रुपए पूरे कब होंगे? तो देखो थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया हायर, ओके, वो फिक्स कॉस्ट जोड़ के। अब हाँ, तो मतलब वो ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है, बट टेक्निकली क्या होता है कि यू विल नॉट डू 0 सेल्स फॉर 6 मंथ्स। अगर आप 1 मंथ भी 0 सेल करोगे तो यू विल शट डाउन द शॉप, आपकी दुकान बंद है फिर। तो टेक्निकली ये होता है कि मान लो आपकी कॉस्ट 2.5 लाख या 3 लाख पर मंथ है, तो आप उसमें से लाख रुपए रिकवर करना शुरू करते हो, 2 लाख करना शुरू करते हो। मान लो आपकी सेल आई रोज की 20,000 रुपए, तो 6 लाख की सेल हो गई, उस पर आप ब्रेक इवन कर जाते हो। तो टेक्निकली होता क्या है कि आपका मान लो फर्स्ट मंथ चलाया, सेल आई 3 लाख, तो आपका लॉस 3 लाख नहीं है, फिर वो 1.5 लाख का लॉस रह जाएगा, क्योंकि आप वेरिएबल कॉस्ट तो कम है ना आपकी। तो टेक्निकली होता क्या कि आपने मान लो 18-20 लाख लगाया, उसके बाद आपको 5-7 लाख रुपए चाहिए होता है फॉर दी वर्किंग कैपिटल, नॉट 20-30 लाख रुपीस। ओके, ये अब आपने क्या पूछा कि कितने टाइम में ROI आ जाता है, तो नॉर्मली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड है वो 18 to 24 मंथ्स का होता है। स्लो आउटलेट चलेगा आपका तो 30 मंथ्स जाता है, बहुत अच्छा पिकअप हो गया तो 12 मंथ्स में भी रिटर्न आते हैं, और आउटलेट्स के आए हुए हैं। बट वी डोंट गारंटी दैट। कोई भी देखो आपको गारंटी कर रहा है कि आपके 12 महीने में रिटर्न आ जाएगा, तो वो स्कैम है, वो काइंड ऑफ स्कैम ही है। एक तो हाई रिस्क फ्रेंचाइजिंग में, जी बिल्कुल, कितना ही बड़ा फेस हो, कितना ही बड़ा कुछ हो। सर डोमिनोज के आउटलेट भी तो बंद होते हैं। सही बात है, बिल्कुल। आप उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ लो, किसी की भी ब्रांड की पढ़ लो, वो बोलेंगे इतने हमारे क्लोजर हुए, इतने न्यू एडिशंस हुए। तो ये तो इंडस्ट्री का नॉर्म है। आप अगर गलत लोकेशन पे आके बैठ गए, आपकी शॉप नहीं चली, तो आप उसको थोड़ा ना लेकर के 3-5 साल चलाते रहोगे। आपको तो मूव ऑन करना है। आप कहोगे यार मैं अच्छी लोकेशन शिफ्ट करके मैं आप यहाँ सेल कर लूंगा, या कुछ भी और इश्यूज हो सकते हैं शॉप के, जोन चेंज कर लिया, लोकेशन। अभी शॉप्स पे और डिटेल में बात करेंगे, बट हाँ मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से डोमिनोज की स्टोर्स बंद होते देखा है, और लाइक इन अ प्राइम लोकेशन लाइक गुड़गांव। बल्कि डोमिनोज ने तो कल्चर बहुत शिफ्ट कर दिया। पहले डोमिनोज बहुत मतलब बुलाता था बड़े बड़े आउटलेट्स को, अब 3-3 से 400 स्क्वायर फीट के उसके आउटलेट हैं, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन डिलीवरीज। देखो डोमिनोज इज द ओजी ऑफ इंडस्ट्री। अग्री। उनका डिलीवरी नेटवर्क, उनका ब्रांड रिकॉल इतना स्ट्रांग है कि 30 मिनट नहीं तो रिफंड। हाँ, अब लोगों को 30 मिनट का तो
एक लॉलीपॉप पहले का था, हाँ। अब तो लोग कंफर्टेबल हो गए एज अ ब्रांड कि यार पिज्जा खाना तो डोमिनोज है। अब बहुत सारे ब्रांड्स आ गए ऑब्वियसली, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ गए, बट स्टिल उनका जो लॉजिस्टिक्स है, जो सप्लाई चेन है, जो मार्केटिंग है, वो अभी तक अनबीटेबल है। I'll tell you इसी बात पे ना एक 2 दिन पुराना एग्जांपल। I was with my CTO in our office 2 दिन पहले, ऑफिस में रात में बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे। मैंने कहा मुझे ना बहुत दिन से पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है। मैंने परसों खाया तो था, was not डोमिनोज, पर मुझे मजा नहीं आया। मैंने कहा डोमिनोज से उसका चीज बर्स्ट फार्म हाउस मंगाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, वो खाया तो जाके सेटिस्फैक्शन हुई कि हाँ ये बढ़िया। हाँ, देखो सबका टेस्ट है। अब आजकल नया आप देखोगे तो नेपोलिटन पिज्जाज आ रहे हैं, थिन क्रस्ट पिज्जाज आ रहे हैं, तो उनका भी टेस्ट डेवलप हो रहा है, एंड दे आर सेलिंग एट अ वेरी गुड प्रीमियम कंपेयर टू डोमिनोज। लाइक टॉसिन इज डूइंग रियली गुड। टॉसिन है, लियोज है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप देखोगे नोमैड पिज्जा है, वो तो काफी अच्छा स्केल अप भी कर रहे हैं, आई थिंक फंडेड है वो। तो ब्रांड्स हर कैटेगरी में डेवलप हो रहे हैं और पीपल आर नाउ एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड। अब वो नहीं है कि सिर्फ मैं यही खाता था तो मैं यही खाऊंगा, या पापा के साथ मम्मी के साथ गए तो बस यही होगा। नाउ पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद कैफेज। आप कल्चर देखो, छोटी छोटी सिटीज में कॉफी कल्चर देखो आप, कॉफी के इतने स्टार्टअप्स आए हैं लास्ट 3 इयर्स। कॉफी चाय के MBA चाय वाला, सब चाय सुट्टा बार, सबने स्केल अप करा है, क्योंकि अब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फूड में। और पैसा देखो ऑब्वियसली सबका ग्रोथ अच्छा हुआ है, तो पीपल जिसके पास भी पैसा आता है ना, वो सबसे पहले F&B और एंटरटेनमेंट में खर्चा करता है। आप ट्रैवल देख लो, वो भी एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप शोज देख लो, दिलजीत के शोज लगे, ब्लैक में टिकटें बिकी हैं, और पंजाबी आर्टिस्ट आ रहे हैं, कोल्ड पे सब आ रहे हैं, आपके इवेंट्स हो रहे हैं, जोमा लैंड के हो रहे हैं, और भी दूसरे इवेंट्स हो रहे हैं। आप दिल्ली जाओ, हर जगह सोल्ड आउट है पूरी इंडिया में। मतलब ऐसा नहीं है कि NCR में ही भीड़ है, मैं कहता हूँ चंडीगढ़ जैसी जगह की जो इज नॉट वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, वहां के शो सोल्ड आउट है। जयपुर Tier 2 Tier 3 जयपुर में पूरे शो सोल्ड आउट। मेरे भाई को दिल्ली टिकट नहीं मिली, उसका फ्रेंड लखनऊ रहता है, तो उसने बोला यार यहीं आ जा, मेरे पास फैन पिट की टिकट। सही बात है। तो वो वहां पे देख के वहां भी सोल्ड आउट है। अब जबकि लखनऊ इज नॉट अ पंजाबी सिटी, नॉट एट ऑल। तो फिर भी वाइब है, मतलब कल्चर है स्पेंड करने का, वाइब करने का, और जेंजीज अच्छा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, और दे आर नाउ दी डिसीजन मेकर्स। अब they will either make or break the brand। हाँ, अब वो डिसीजन ले सकते हैं। पहले हमारी डिपेंडेंसी पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा होती थी कि यार घर वाले लेके जाएंगे तो हम खाएंगे। अब ऐसा नहीं है, ईज ऑफ डिलीवरीज है, क्विक कॉमर्स का आप ग्रोथ देखो, जोमेटो स्विगी की ग्रोथ देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की 20% ग्रोथ कर रहे हैं। तो वो पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। Tier 2 3 सिटीज सब जगह पे अब ब्रांड्स सब बराबर ही है, मतलब हाँ बहुत। हमारे कानपुर वाले आउटलेट दिल्ली NCR को टक्कर देते हैं, वाराणसी वाला आउटलेट टक्कर देता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो हमें खुद उम्मीद नहीं थी जब हमने 2 साल पहले खोले थे कि यार हम इन सिटीज में भी इतना ग्रो कर पाएंगे। पीपल हैव लव्ड अस सो मच, और नॉट इवन अस, बाकी भी जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं अच्छी लोकेशंस पे खुलते हैं, लोग जा रहे हैं। स्टारबक्स ने पटना में खोला है, बनारस में खोला है। बनारस में देखो कितनी लेजेंडरी प्रॉपर्टी बनाई है उन्होंने, बहुत लेजेंडरी, और बहुत पूरा भरा हुआ है। मतलब वो लोकेशन बहुत दूर है। मतलब आई एम फ्रॉम बनारस, दैट लोकेशन इज नॉट वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, वहां पे इतनी हाई स्पेंडिंग रहती भी नहीं है। एक मार्जिन ही है जो बहुत हाई स्पेंडर है, बट स्टिल पीपल, लोग अब रैंडम जैसे आपने कहा ट्रैवल, भाई आप गेड़ी मार कर स्टारबक्स को कहते हैं, 15 किलोमीटर दूर है वो प्राइम बनारस से लोकेशन। मेरे ख्याल वहां पे सारनाथ में या कहीं पे खुला है। It is pretty far, but first day, मतलब पहले 10 दिन तो सुपर सोल्ड आउट था, बैठने की जगह नहीं होती, ऐसा लगता है फ्री में कॉफी बट रही है। एंड एक स्टारबक्स में एवरेज कॉफी की कॉस्ट 350 एंड अबव है। बनारस जैसा शहर अगर वो उतना स्पेंड कर पा रहे हैं, सो आई एम श्योर कि स्पेंडिंग पैटर्न्स तो काफी चेंज हो गए हैं पिछले, आफ्टर कोविड आई विल से। हाँ जी, पीपल हैव स्टार्टेड टू लिव देयर लाइफ मोर नाउ। बिल्कुल। और देखो फिर ना एक आदत पड़ जाती है, अगर आपने अपने आप को एक अपस्केल कर लिया ना, मैंने आज ये शर्ट पहन ली, अब मैं इससे नीचे की शर्ट नहीं पहन सकता। तो ये हर चीज में, मैंने एक घर में रह लिया 300 गज के, हाँ, सही मैं 200 में नहीं रह सकते, फिर मैं 500 ही ढूंढूंगा या 400 ढूंढूंगा। सही बात है। तो वही चीज डिलीवरीज के साथ है। आपको एक बार आदत लग गई कि यार आपके घर में कंफर्टेबली खाना आ गया, पार्टी एंजॉय होगी दोस्तों के साथ, फिर आपने सिंगल मील मंगाई, यार ये भी बढ़िया आ गया, आधे घंटे में खाना आ गया, तो वो आदत पड़ गई, अब वो हट नहीं सकती है आपकी। तो ये चीज हर इंडस्ट्री में है, जहां भी कंफर्ट डिलीवर हो रहा है इन गुड प्राइसेस। अगर आप आज जेन्युइनली एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके खाना लेने जाओ, वो ज्यादा कॉस्टली है, जेन्युइन कॉस्टली है, क्योंकि वेट टाइम भी है, फिर आपको पेट्रोल का खर्चा, फिर ट्रैफिक में फंसे रहो, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस है। सही बात है, तो टाइम भी लॉस है। तो इसीलिए नॉर्मली लोग रात को गेड़ी मारने जाते हैं, तब तक रात तक फ्री हो जाते हैं, तो उस टाइम को काउंट नहीं करते। अगर आप दिन में हो फिर आप सब काउंट करोगे, यार मेरा वर्क भी है, चाहे आप छुट्टी वाले दिन चिल कर रहे हो, लगेगा यार मैं ट्रैफिक में जाके क्यों फंसूं। सही बात है, ये कल्चर डेवलप, गर्मी में क्यों निकलूं। हाँ बिल्कुल, अपने सर्दी है तो कंफर्ट जोन से क्यों, बढ़िया रजाई में बैठा हूं, बिल्कुल।
करेक्ट, गॉट इट। बट जैसे अभी तक पूरे पॉडकास्ट में आपने लोकेशन 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 पे इतना एम्फसाइज किया है, सो फॉर अ डाइनिंग, फॉर अ क्लाउड किचन या फॉर अ रेस्टोरेंट, व्हाई लोकेशन इज सो इम्पोर्टेंट एंड हाउ एनीवन कैन सेलेक्ट अ गुड लोकेशन, लाइक की फैक्टर्स, और क्यों लोकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, और व्हाई इट इज अ डिसीजन मेकर फॉर अ गुड फ्रेंचाइजी, गुड रेस्टोरेंट और अ बैड डिसीजन मेकर। देखो जो मेरे को 10 years हो गए इस इंडस्ट्री में, सबसे मेजर लर्निंग ये है, रेस्टोरेंट बिजनेस इज नॉट अ फूड बिजनेस, इट इज अ लोकेशन बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस है वो। आपको खाना, मेरे को आज तक खाना बनाना नहीं आता है, मुझे मेन्यू बनाने आते हैं, मुझे लोकेशन ढूंढनी आती है, मुझे स्टाफ मैनेज करना आता है, मुझे मार्केटिंग करनी आती है। तो लोगों को जो डाउट है या लोगों को कंफ्यूजन रहती है बहुत ज़्यादा कि यार खाना अच्छा होगा तो हर जगह बिकेगा, ऐसा नहीं है। 100 में से किसी एक का बिक रहा है, दैट इज नॉट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। उसकी लेगेसी रही होगी, कुछ भी फैक्टर्स रहे होंगे, ठीक है, उसने कुछ बहुत नया इन्वेंट कर दिया। अब जैसे आपके बनारस में मलाइयों का कॉन्सेप्ट है, वो सर्दियों में मिलता है तो लोग दूर दूर से किसी शॉप पे खाने जाते हैं। बट आप सोचो मैं भी ऐसी किसी दूर लोकेशन पे शॉप डाल के मलाइयों बेचने लग जाऊं, नहीं बिकेगा आपका। तो इसीलिए मैं बार बार सबको फोकस करता हूँ कि देखो रेस्टोरेंट के लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने पूछा कैसे ढूंढ सकते हैं, हमारा सबसे पहला टारगेट ये रहता है कि जितने भी अच्छी मार्केट्स हैं, अभी तक हम सारे हाई स्ट्रीट्स में वर्क करते हैं, उनकी जाके फुटफॉल खुद चेक करो। आप शाम में जाओ, वीकेंड्स में जाओ, वीकडेज में जाओ, सिर्फ वीकेंड्स में मत जाओ, दिन में जाओ, शाम में जाओ, रात में जाओ, अलग अलग इंटरवल्स में जाओ। वहां पे आपको फुटफॉल दिखेगा, शॉप्स पे दिखेगा कि कौन सी शॉप क्या कर रही है, कितना फुटफॉल हो रहा है। देन यू नीड टू हैव अ गुड कंसल्टेंट, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, या फिर जिसको आप डीलर बोल सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। उसके बाद सबसे बेसिक रूल होता है ग्राउंड फ्लोर शॉप्स। जो ग्राउंड फ्लोर शॉप्स की विजिबिलिटी है और जो सेल्स का पोटेंशियल है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर मैच नहीं कर सकता। इन एवरी केस ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे खुलते हैं मेजरली डाइनिंग रेस्टोरेंट्स विद लिकर या फिर पार्टी स्पेसेस, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे इतना बड़ा स्पेस अवेलेबल नहीं होता। और ग्राउंड फ्लोर के रेंटल्स फर्स्ट फ्लोर से मिनिमम 2x होते हैं। एग्जांपल गैलेरिया, हाँ आप देखो एशिया की मेरे ख्याल सबसे एक्सपेंसिव मार्केट्स में से एक है। बिल्कुल आती है। मतलब वो खान मार्केट के बाद आई थिंक गलेरिया है इंडिया में। नहीं, गलेरिया हैज बीटन खान मार्केट। हो सकता है कि ऑलमोस्ट नेक टू नेक हो। यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक स्क्रीनशॉट, मतलब जहां से पीपल कैन नो कि व्हाट इज द रेंटल्स इन गैलेरिया एंड खान मार्केट। तो मतलब खान मार्केट में आई थिंक 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट क्रॉस कर चुका है रेंटल। गलेरिया में भी एक छोटी सी शॉप 4-5 लाख ग्राउंड फ्लोर फ्रंट फेसिंग शॉप 4 to 5 लाख रुपीस मंथली रेंटल मिनिमम हो गया है। और वो मिलती नहीं है। आप जाके बोलोगे मुझे कवलजीत दा ढाबा खोलना है वहां पे, आप नहीं खोल सकते। आपको लैंडलॉर्ड देगा नहीं। उसको कंपनी की लेगेसी दिखानी पड़ेगी, आपको अपने फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ेंगे कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं आपकी शॉप ले पा रहा हूँ रेंट पे। करेक्ट। जितने भी आप ब्रांड्स देखोगे, या तो गुड एस्टैब्लिश ब्रांड्स होंगे, फंडेड ब्रांड्स होंगे, या फिर उनकी कुछ लेगेसीज होंगी, कुछ टर्नओवर्स होंगे, तभी जाके वो ऐसी मार्केट्स में खोल सकते हैं। चाहे गलेरिया हो, खान मार्केट हो, कोई भी ऐसी हाई प्रीमियम मार्केट होती है। बट नॉर्मली अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको ऐसी मार्केट्स में नहीं जाना, आपको जाना है मीडियम मार्केट्स में जहां पे नॉन ब्रांडेड शॉप्स भी हैं। वहां पे आप स्केल अप अच्छा कर सकते हो और फुटफॉल भी हो। और ऐसी बहुत मार्केट्स होती हैं, हर एरिया में ऐसी मार्केट्स होती हैं। फिर आपको प्राइम लोकेशन, जैसे रोड्स हैं, पार्किंग स्पेस कितना है, शॉप का फ्रंटेज कितना है इन विड्थ, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं शॉप की चौड़ाई कितनी है, कितनी चौड़ी शॉप है। जितना चौड़ा फ्रंट होगा, फ्रंट ओपन, उतना आपकी सेल्स बेटर होंगी। आप दुनिया की बेस्ट बिरयानी बेच रहे हो और फ्रंट है 6 फुट का, और मैं दुनिया की नॉर्मल दाल मखनी बेच रहा हूँ, मेरा फ्रंट है 12 फुट का। यार लोग ही नहीं खड़े हो सकते 6 फुट की शॉप पे 6 बंदों को काउंटर पे लगा दो, ऑर्डर देना, ऐसे भीड़ लग जाएगी और वो इनकन्वीनियंस है। विजिबिलिटी नहीं है। देखो आज कोई भी है, आप मान लो ऑनलाइन भी देखते हो, यूट्यूब भी देखते हो, तो जिसकी विजिबिलिटी बेटर है आप उसी पे क्लिक करते हो। सेम थंबनेल बढ़िया है। हाँ करेक्ट। तो जिसकी सेम गोज विद रिटेल शॉप्स। अगर आपने 10 शॉप्स देखी है और आपको सबसे बड़ी शॉप दिख रही है तो आपकी आंखें वही जाएंगी और आप अट्रैक्ट हो गए। और देखो एक मार्केट में मान लो 10 वेंडर्स है, कोई भी दाल मखनी बटर चिकन बेच रहे हैं, सबके प्राइसेस ऑलमोस्ट आसपास होते हैं। और आपके पास अगर ये बेटर शॉप का ऑप्शन है तो आपके पास कस्टमर आएगा ही आएगा। उससे आपका ब्रांड रिकॉल भी बढ़ता है, उसी से आपकी ऑनलाइन ऑर्डरिंग पे भी इफेक्ट आता है, क्योंकि बंदे ने आपकी शॉप देखी रोड पे चलते हुए कि हाँ यार खड़ा सिंह दा ढाबा यहाँ पे है। तो जब वो जोमेटो स्विगी भी खोल रहा है
तो उसका अगर उसको वहां पे दिखा, नहीं तो वो टाइप भी करेगा कि यार खड़क सिंह से मंगा लेता हूँ, या फिर किसी देखा था इसको, देखा था मैंने, बहुत चल रहा है, बहुत भीड़ होती है। जी 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 जी। तो इसीलिए हम लोकेशंस पे बहुत फोकस करते हैं। जो हमारी प्राइम लोकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट 1.5 to 2x ज्यादा धंधा करती हैं कंपेयर टू मीडियम या लोअर लोकेशंस। सो ये तो हमने बात कर ली ऊपर से कि क्या कुछ रहता है व्हेन इट कम्स टू सेलेक्टिंग एन लोकेशन। मतलब अगर आप एस्टैब्लिश ब्रांड हो या फिर आपने प्रूव कर रखा है तो आप बहुत हाई स्ट्रीट मार्केट में चले जाओ विद गुड रेंटल्स एंड एवरीथिंग। स्टार्टअप ब्रांड हो, यू गो टू अ टियर 2 मार्केट जहां पे फुटफॉल है एंड यू कैन गेट अ गुड एंट्री। बट यहाँ पे बात करते हैं कि और क्या डेटा पैरामीटर्स है जो हेल्प करते हैं आपको एक लोकेशन फाइंड आउट करने में, मोर देन द प्रैक्टिकल जॉब। बैकएंड में डेटाबेस में आप क्या क्या चेक करते हो? देखो, अगर आप टेक अवे शॉप ओपन कर रहे हो तो आपकी डिपेंडेंसी डिलीवरी पे अच्छी खासी रहेगी, लाइक मोर देन 50%। तो आपका जोन अच्छा होना चाहिए। मैं सबको ये समझाता हूँ, प्रोडक्ट से पहले पिन कोड चेक करो कि उस पिन कोड में सेल है कि नहीं। वो कैसे हो सकता है? मार्केट में कंसल्टेंट्स हैं जो आपको गाइड कर देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी दे आर हैंडलिंग मल्टीपल ब्रांड्स जिनकी ऑलरेडी उनके पास डेटा है कि कहाँ सेल हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। एक वो तरीका है। एक तरीका देसी है जिसको देख के हम ग्रो करें। मार्केट्स में जाके स्विगी जोमेटो राइडर्स घूमते हैं, उनसे भी आप डिस्कस कर लो। गुड पॉइंट। ये करते नहीं है लोग, लेकिन हाँ। वो उनसे बस ये पूछो भाई कौन सी दुकान के ऑर्डर चल रहे हैं, कितने ऑर्डर मार लेता है। आइडिया उनको होता है, सच बताएंगे, सच बताते हैं। उन्हें क्या मतलब है, वो कहते हैं कि भाई एक अच्छा राइडर जो है ना 15-20 डिलीवरीज पर डे की आराम से करता है। बढ़िया राइडर 30-40 डिलीवरीज भी कर देता है फुल डे में। उनको सब पता होता है कौन सी शॉप चल रही है, किस पे रिपीट ऑर्डर्स है नहीं है। दूसरा, आप मार्केट में जाके ना नॉर्मली शॉप्स पे ओनर्स नहीं बैठते हैं दिन के टाइम, कैशियर्स होते हैं। एक मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो आप कि यार अच्छा 15,000 की सेल हो जाती है क्या, 20,000 की सेल हो जाती है क्या। तो मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि कितने कस्टमर आ जाते हैं, कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं, 100 ऑर्डर्स, 50 ऑर्डर्स, 200 ऑर्डर्स। वो आइडिया आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस है, देखो ये आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। और एक टेक्निक और है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, और गाइस आप लोग मेरी एनर्जी देख रहे हो इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आई रिलेट अलॉट टू फूड इंडस्ट्री। मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, पर मैं खुद एक फूड एंथुसियास्ट हूँ और मुझे बहुत पसंद है इसकी टेक्निकलिटी जानना। मैं जो एक टेक्निक को फॉलो करता हूँ, किसी भी शॉप पे जाओ, उस दिन का ऑर्डर नंबर चेक कर लो। हाँ। मतलब ये मेरा पर्सनल है। जैसे डोमिनोज पे आप जाओ, हर दिन वो अपना ऑर्डर रीसेट करते हैं। ऑर्डर आईडी 110, एवरेज ऑर्डर वैल्यू 400 रुपए। 400 रुपए से डोमिनोज पे स्पेंड नहीं करोगे। 100 ऑर्डर्स आए हैं, 400 रुपए, 40,000 गल्ला। सही है। अब इसमें इशू बस ये आता है कि कई डेली सेट करते हैं और कईयों का एनुअल रहता है कि मोस्टली का मैंने डेली देखा है। हाँ, मतलब अगर मैंने सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट। हाँ, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं उस पे है, बट आप एनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हो कि मान लो आज मेरा पर्ची नंबर 1050 है। हाँ, आप और मैं 6th मंथ में 10 दिन बाद चले जाओ, 15 दिन बाद। हाँ, नहीं वैसे भी अब सीधा 1 अप्रैल पे रीसेट होता है। हाँ, 1 अप्रैल पे रीसेट हुआ और मैं दिसंबर में मान लो हूँ तो 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ्स में इनकी मान लो 20,000 पर्ची हैं, तो मोटा मोटा 2-2,500 पर मंथ के ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा उसके लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए होगी आपको। बट मैं आपको बता देता हूँ कि एक मीडियम रेस्टोरेंट 300-400 रुपए की एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो करता ही है। इजी करता। नॉर्थ इंडिया में तो करता ही होगा। नॉर्थ इंडियन कुजीन में बिल्कुल बिल्कुल कि 200 से कम दाल मखनी क्या ही होगी, 50 रुपए से कम लच्छा पराठा क्या ही होगा। और इवन फॉर पर्सन 2 लोग के लिए भी 4 ऑर्डर तो 300 रुपए तो हो ही गया। 200 प्लस 50-50। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, गॉट इट। क्या इसमें स्विगी जोमेटो कुछ हेल्प करते हैं आपको? लाइक अगर आप ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हो या नहीं हो बाय एनी कनेक्शन और सो, डू दे हेल्प यू इन हेल्पिंग की लोकेशन क्या होगी अच्छी? देखो, अगर आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, आपको सेकंड आउटलेट खोलना है, तो आपका अगर पीओसी अच्छा है तो ही गाइड यू कि कौन सा कुजीन बेटर कर रहा है किस एरिया में। गाइड करते हैं वो। डेटा आप ऐसे नहीं मांग सकते किसी से, बट उनको एरिया गाइडेंस रहता है कि हाँ यार यहाँ पे नॉर्थ इंडियन अच्छा चल रहा है या फिर पिज्जा का अच्छा मार्केट है। एंड दे विल टेल यू कि आप मार्केट रिसर्च आप अपनी भी करो, कितने आउटलेट्स चल रहे हैं। और देखो, अच्छा प्रॉपर्टी डीलर भी बहुत जरूरी है। वो आपको ना आइडिया दे देगा ग्राउंड रियलिटी की यार यहाँ पे कौन सी मार्केट में कितनी फुटफॉल है। उनको भी आइडिया रहता है बिकॉज उनके पास पूरी लोकल मार्केट की नब्ज होती है कि कौन सा आउटलेट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खाली होने वाला है, कौन सा नहीं चल रहा। घूमते रहते हैं। जी 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 जी। तो थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस आपको भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर रेडी टू स्पेंड, देयर आर कंसल्टेंट्स हु हैव मच बिगर डेटा। आज मान लो बड़े, कोई कैसे ढूंढेगा ऐसे कंसल्टेंट? व्हाट ही शुड टाइप ऑन गूगल? ऑनलाइन मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट कंसल्टेंट्स टाइप करो, रेस्टोरेंट कंसल्टेंट्स मिल जाते हैं। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे भी आजकल काफी सारे हैं। और अदरवाइज जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे हल्दीराम्स है, मैकडॉनल्ड्स है, इनके पास भी कंसल्टेंट्स होते हैं। दे डोंट स्टार्ट
कि मैं यहाँ से आज हल्दीराम शुरू कर देता हूँ। दे हैव कंसल्टेंट्स, उनकी और रिसर्च होती होगी। बिल्कुल, उनके पास हर मॉल की पर स्क्वायर फीट सेल्स का आईडी डेटा होता है कि ये मान लो डीएलएफ साकेत मॉल है, तो यहाँ पे जितने भी कपड़े के ब्रांड्स हैं एवरेज रेवेन्यू क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट जो मॉल्स की भाषा में कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर मॉल्स का या हाई स्ट्रीट का परसेंटेज पे रेंटल्स होते हैं, तो उनकी बिलिंग ओपन होती है। तो बड़े ब्रांड्स वो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे जेएलएल है, बहुत बड़ा कंसल्टेंसी है, करोल बाग में बहुत सारी कंसल्टेंसी है, जेएलएल बिल्डिंग्स वगैरह जो मैनेज करते हैं। जी, वो तो बड़े और कॉर्पोरेट लेवल के हो गए। स्मॉल स्केल भी है, तो करोल बाग हो गया, चांदनी चौक हो गया, नोएडा सेक्टर 18, सेक्टर 16 में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जिनको रिटेल का पूरा आइडिया है कि कहाँ पे कितना सेल हो रहा है। जहाँ सेल है वहीं खोलना चाहिए। आप समझदार बनो कि यार यहाँ पे इस मार्केट की नीड है। टफ नहीं, वो ब्लैंड, हाँ, मतलब वो बिल्कुल अंधेरे में शॉट मारने जैसा है। कम से कम दिन में शॉट मारो, लगने की प्रोबेबिलिटी 5x 10x हो जाती है। करेक्ट, गॉट। सो दिस इज लाइक ऑल अबाउट की लोकेशन के ऊपर हमने बहुत इन डेप्थ में बात करी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ लॉट ऑफ एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का जो अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट। आई एम श्योर आपने पिछले 3-4 महीने में बहुत बार कॉस्ट को स्पाइक अप होते देखा होगा। सो हाउ डू कंपनीज, रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन्स डील विद ऑल ऑफ दीज इश्यूज? देखो, जो अच्छी एस्टैब्लिश चेन्स हैं उनके पास वेंडर्स होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्चुअल रेट्स होते हैं। ओके, कोई क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स पे है, कोई 6 मंथ्स, कोई 1 ईयर। तो वो वहां से अपनी इन्फ्लेशन और हेजिंग करते हैं कि अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो वो वेंडर का कॉस्ट कम भी होगा तो वेंडर का प्रॉफिट है। स्मॉल स्केल में दिक्कत आती है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल वेंडर्स है ना, वो इतना सर्विस नहीं दे पाते हैं, या फिर मान लो एकदम से महंगा हो गया आपको मटेरियल, आपको सप्लाई करना बंद कर देंगे, क्वांटिटीज कम कर देंगे। आपने 5 किलो ऑर्डर करा, आपको 2 किलो भेजेंगे। तो ये इश्यूज आते हैं, वो रेस्टोरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। तो जैसे हमारा जो पीक टाइम होता है, जैसे अभी प्याज महंगा गया लास्ट मंथ, प्याज टमाटर नहीं, प्याज महंगा, प्याज मेन महंगा गया। फिर आपका बहुत गर्मी पड़ेगी तो चिकन महंगा जाएगा, बहुत सर्दी पड़ेगी तो चिकन, जितना भी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होंगे तो नॉनवेज के रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं बहुत हाई। तो ये सब आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। फिर ऐसे लीन मंथ्स भी आते हैं जहाँ पे नॉनवेज बहुत सस्ता है, तो वहाँ पे आपका मार्जिन फिर बेटर हो जाता है। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि क्वार्टरली मार्जिन देखा करो अपने, क्योंकि नॉट एवरी मंथ इज सेम। अब दिसंबर है, सबको पता है रेस्टोरेंट वाले मजे करेंगे। जनवरी में ठंड बहुत ज्यादा पड़ जाती है, फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हो गए, हेल्थ पे फोकस हो गया, थोड़ा कम हो जाता है। ओके, फिर फरवरी दोबारा से पिक हो जाता है क्योंकि फेस्टिव सीजन आ जाता है। मार्च बहुत अच्छा जाता है। जितना टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर में मॉडेस्ट रहता है, उतनी सेल्स बेटर होती है। बट फिर तो बहुत कम मंथ्स मिलते होंगे। नहीं, ज्यादा। आप देखो ना, मार्च से गर्मियां भी फर्स्ट बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि उसमें आपकी विंडो बहुत अच्छी होती है। रात को 11 बजे तक भी बंदे घूम रहे हैं। अभी जैसे सर्दियों 8 बजे के बाद ही निकलते हैं। जी, सर्दियों में क्या है कि 8 बजे एकदम से बहुत अंधेरा सा लगने लग जाता है, तो बंदे कम है, डिलीवरीज करते हैं। अप्रैल मई जून बहुत बंदे रात को 10 11 12 बजे भी गेड़ी लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे सेल आती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली आप देखो अच्छा मैनेज हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट जो हम आए दिन न्यूज में देखते हैं, फेक पनीर, फेक चिकन, चिकन के नाम पे कोई और मीट डाल दिया, या फिर दूध के नाम पे बहुत स्कैम होते हैं। सो हाउ ट्रू इज दैट? एंड एज अ फ्रेंचाइज, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं अपने आउटलेट की क्वालिटी कंट्रोल करनी है, राइट? आई एम श्योर आप रैंडम टेस्ट भी करते होगे अबाउट टेस्ट एंड क्वालिटी, हाइजीन वगैरह। सो कितना सच चाहिए कि दिल्ली में लाइक पनीर की जो मिनिमम कॉस्ट है 300-350 रुपए किलो है, राइट? मतलब रिटेल में जो हम एंड कंज्यूमर्स लेते हैं। सो फेक पनीर क्या एग्जिस्ट करता है, या इज इट जस्ट मीडिया हाइप, टीआरपी के लिए, या फिर क्या रियलिटी है? देखो, फेक पनीर जो एनालॉग पनीर के नाम से फेमस हुआ था, वो बेसिकली, इनफैक्ट सॉरी टू इंटरप्ट, अभी जोमेटो हाइपर प्योर में भी कहीं पे ये इशू रेज हुआ था, हाँ, कि एनालॉग पनीर बिक रहा है। तो बेसिकली वो बिल्कुल लो फैट ट्रिम डाउन वर्जन होता है उसका। पनीर में भी देखो बहुत क्वालिटीज होती है। आप किसी लोकल पनीर वाले पे जाओगे तो वो 350 रुपए का भी दे रहे हैं, बट एक कमर्शियल लेवल जो पनीर है वो 250-270 रुपए में इस टाइम पे अवेलेबल है, जो मास में आप खरीदते हो। आप तो मान लो 250 ग्राम 500 ग्राम खरीद रहे हो, रेस्टोरेंट की कंजम्पशन 5 किलो 10 किलो है, तो ऑब्वियसली वेंडर की प्राइसिंग बेटर देता है। ओके, जहां तक बात आती है क्वालिटी कंट्रोल की, हमारे कॉर्पोरेट शेफ्स रेगुलर विजिट पे रहते हैं। हमारे फ्रेंचाइजीज को पूरे एग्रीमेंट्स में हमने लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी नकली चीज यूज करते हुए कोई भी पकड़ा जाता तो विल टर्मिनेट द एग्रीमेंट। तो ये ब्रांड्स के हाथ में भी काफी रहता है। और देखो, जो भी अच्छा फ्रेंचाइज ओनर है या फिर नॉर्मल अपना आउटलेट भी चला रहे हो ब्रांड, आपको क्वालिटी देनी ही पड़ेगी मार्केट में। आपका पनीर लबाबदार में पनीर का ही टेस्ट नहीं आया तो आपका नहीं बिकने वाला। तो ग्रेवी विल डू नथिंग। ग्रेवी तो कॉमन होती है काफी सारी चीजों की, तो आपको वो मेंटेन करना पड़ता है। और जहां तक बात है नॉनवेज की,
देखो वो थोड़ा सा मीडिया हाइप ज़्यादा है, कोई भी मिक्सिंग नॉनवेज नहीं करता, वेंडर से आता है। जितने भी वेंडर से, मान लो गाजीपुर मंडी है, वो ऑलमोस्ट एनसीआर को सप्लाई करती है, तो प्रॉपर चिकन आता है। जोमेटो पे भी आप कभी भी हाइपर प्योर यूज करो, उनका प्रॉपर पैक्ड चिकन आएगा, कभी भी टेस्ट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जिसका कोई एक आधा केस फंस गया या कोई ऐसा हो गया, उसको मीडिया हाइप इतना मिल जाता है, कई बार लोग फेक क्लेम भी करते हैं कि मुझे ये चिकन नहीं लग रहा। अब वो अच्छा कुक नहीं हुआ हो सकता है, अच्छा मैरिनेट नहीं हुआ उस समय हो सकता है। मैरिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल की उसकी सॉफ्टनेस, उसकी जूसीनेस, उसकी मैरिनेशन पे डिपेंड है, उसकी रोस्टिंग पे डिपेंड है, सही से रोस्ट हुआ या नहीं हुआ, सही ऑयल में, मतलब हाँ, कितना ऑयल डला, एग्जैक्टली, ऑयल डलेगा सड़ जाएगा। जी जी जी, ऑयल अच्छा यूज हो रहा नहीं हो रहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अब कई बार पुराना हो गया, मान लो कोई रेस्टोरेंट नहीं चलता, उसने 3 दिन पुराना आपको सर्व कर दिया, या उसने सही से स्टोर नहीं करा, आपको वो टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो वो बहुत सब्जेक्टिव चीज हो जाती है। तो बेटर ये है कि आप अपनी क्वालिटी पे फोकस करो। और देखो आज के टाइम पे फूड लाइसेंस डिपार्टमेंट भी बहुत एक्टिव है। कोई भी फेक पनीर, फेक चिकन या कोई भी ऐसी कंप्लेंट होती है, दे आर वेरी प्रोएक्टिव, दे कैन इवन कैंसिल योर लाइसेंस। तो कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट ओनर अपने से रिस्क नहीं लेगा। अगर कोई बैड एलिमेंट्स, देखो हर इंडस्ट्री में होते हैं, हाँ। 1-2%, बट दे डोंट गिव द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो उनकी वजह से किसी का नाम खराब हो रहा है तो वो गलत है, मतलब आपको सोचना चाहिए। And is Zomato Hyperpure trusted? मतलब do your outlets or do you outsource with them or no? You have local Yes, vendors. we do. We have local vendors also, but Zomato Hyperpure ने काफी मार्केट कैप्चर कर ली है, क्योंकि उनका एक तो डिलीवरी का बहुत इजी है। आपने रात में ऑर्डर प्लेस करा, सुबह यू कैन सिलेक्ट द टाइम ऑल्सो कि मुझे 12 से 2 में चाहिए या 5 से 7 में चाहिए, उसके हिसाब से। एंड दे हैव ग्रोन देयर नेटवर्क ऑफ डार्क स्टोर्स। पहले सिर्फ गुड़गांव में हुआ करता था, अब नोएडा भी है, दिल्ली में भी है, तो ईज ऑफ यूज हो गया। एंड देन एमओक्यूज की टेंशन नहीं है। एमओक्यूज मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज। अब एक वेंडर है, उसको 50-100 रुपए उसकी डिलीवरी कॉस्ट भी है अगर आप 2 किलो मंगाओगे। जोमेटो कहता है 2 किलो मुझसे मंगा लो, मेरी कोई कॉस्ट नहीं है, तो उसकी वजह से। और देन आपकी प्राइसिंग भी है, क्योंकि वो बल्क में इतना उठा रहे हैं आगे कंपनी से। फिर उसने क्या कर दिया, आपके जो वीकली सेटलमेंट्स आते हैं सेल्स का, उसी में से पैसा डिडक्ट कर लेता है। तो इट्स मोर ऑफ अ कैशलेस मॉडल, कि आपको किसी को पेमेंट देने की टेंशन नहीं है, कैश कलेक्ट करने की टेंशन नहीं है, आपकी सेल्स में से पैसा कट के आपको स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो ईज ऑफ यूज काफी हो गया। तो जोमेटो हाइपरप्योर इज ट्रस्टेड, मतलब रॉ मटेरियल वहां से सोर्स कर सकते हैं। जी जी जी, ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं इस टाइम पे। वैसे स्विगी जोमेटो 2 लीडिंग प्लेयर्स है फूड मार्केट में। व्हाट डू यू बिलीव व्हिच इज अ बेटर प्लेटफॉर्म, स्विगी और जोमेटो, एंड व्हाई? देखो दोनों प्लेटफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड होकर अपना बिजनेस नहीं बना सकते। ओके, बट एज अ न्यू रेस्टोरेंट, जोमेटो वाज ओरिजिनली अ रिव्यू प्लेटफॉर्म। तो स्टिल पीपल कम टू सी रिव्यूज एंड रेटिंग्स ऑन जोमेटो। तो और प्लस हर किसी का अपना मार्केट शेयर है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करो तो जोमेटो हैज अ बिट ऑफ एन एज, क्योंकि इट्स बिल्ट इन नॉर्थ और वो बंदा कनेक्ट कर पाता है। उनकी हर डिलीवरी सर्विसेज स्ट्रांग रही है शुरू से, राइडर्स की अवेलेबिलिटी, मार्केटिंग। वैसे दिल्ली एनसीआर में जोमेटो है, जैसे कानपुर वगैरह भी चले जाओ तो जोमेटो इज डूइंग बेटर। बट आप साउथ में जाओ तो स्विगी बेटर चलता है ज्यादा, बट ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे जैसे एट अ ब्रांड लेवल दोनों में 10% का फर्क है, तो 60% जोमेटो, 40% स्विगी, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। दोनों ही सेल ला के देते हैं, दोनों सेल ला के देते हैं। तो एज अ रेस्टोरेंट आपको दोनों पे ऑन बोर्ड होना है 110%। मतलब यू डोंट हैव अ चॉइस कि आई विल जस्ट बी स्विगी एक्सक्लूसिव। नहीं, देखो इफ सम इसमें कुछ एक्सक्लूसिविटी है कि मान के चलो कि आपका सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट है, कि मेरा 500 रुपए से मेरी दाल मखनी स्टार्ट है, देन जोमेटो इज द प्लेटफॉर्म। स्विगी पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचना थोड़ा टफ है। सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स मतलब डिसेंट, मीडियम मार्केट, अपर मार्केट बिकता है, बट सुपर प्रीमियम टफ है। तो जैसे यम यम चाव अगर आप देखोगे तो ये मोस्टली ये आपको मोस्टली जोमेटो पे ही दिखेंगे, क्योंकि इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू गोज अपवर्ड्स ऑफ 500-600, मतलब कार्ट वैल्यू तो 1200-1300 रुपए, 1200-1500 उस लेवल में जाते हैं। एंड दिस इज नॉट अ मार्केट स्टैंडर्ड। और स्विगी जो मैंने देखा है, यम यम चाह है स्विगी पे, पर उनकी विजिबिलिटी नहीं है। एंड एज वी वर डिस्कसिंग पोस्ट पॉडकास्ट पे हमने काफी बातें करी, वी डिस्कस दैट यहाँ पे ज्यादा मैटर करता है दीज प्लेटफॉर्म्स आर ऑनलाइन रियल एस्टेट। यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है तो यू आर नथिंग। ये एक जैसे कमर्शियल रियल एस्टेट होती है, वैसे ही ये ऑनलाइन रियल एस्टेट है। अगर आप शुरू के 8-10 में नहीं आए या शुरू के डील्स में नहीं दिखे आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग बहुत लेस हो जाता है। जैसे गूगल ले लीजिए, कितने लोग हैं जो सेकंड पेज पे जाके क्लिक करते हैं सर्च रिजल्ट? सर सेकंड पेज की बात कर रहे हो, अगर मैं एसईओ स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊं, इफ यू आर नॉट इन टॉप 5 ऑफ गूगल राइट नाउ, आपके पास बिजनेस आने ही नहीं वाला। 6th पेज पे बिजनेस नहीं आ रहा, बल्कि गूगल ने भी रिसेंटली कुछ कीवर्ड्स पे सर इतनी लिमिटेड कर दी है, जो एसईआरपी होते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट्स होते हैं, इतने लिमिटेड कर दिए 6 के बाद वो ऑप्शन ही नहीं दिखाता। यू हैव टू डू 2 क्लिक्स टू लैंड अप टू मोर रिजल्ट्स।
तो यही प्रॉब्लम रेस्टोरेंटियर्स को फेस करनी पड़ती है जब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करते हैं। होता क्या है, और थोड़ा सा बढ़िया चीज़ ये हुई है कि एज दे हैव ग्रोन दे हैव बिकम मोर स्मार्ट एज अ प्लेटफॉर्म। तो आपको मान लो आप बर्गर्स खाते हो ज़्यादा, तो आपको मेरा खड़क सिंह का ढाबा नहीं दिखाएगा। फुल्ली एग्री, फुल्ली। तो उस वजह से विजिबिलिटी मच बेटर हो गई है कि आपकी फीड अलग है, मेरी फीड अलग है, मेरी सिस्टर की फीड अलग है, मेरी वाइफ की फीड अलग है, लोकेशन वाइज फीड अलग है। हाँ, लोकेशन वाइज फीड अलग है। फिर देन कौन से रेस्टोरेंट्स बेटर डिलीवरी कर रहे हैं बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखो इनका पैसा कैसे बनना है। व्हाट इज बेटर डिलीवरीज? कि सबसे लोएस्ट टाइम में डिलीवरी कर रहे हैं, ओके, स्पिल प्रूफ डिलीवरीज कर रहे हैं, रेटिंग्स अच्छी हैं, इनसे भी बहुत मैटर करता है। Refunds, हाँ, रिफंड complaints. सबसे लोएस्ट है। दे प्रमोट द रेस्टोरेंट्स व्हिच हैव द बेस्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब यही है कि आपकी रिफंड्स सबसे लोएस्ट जा रहे हैं, रेटिंग्स अच्छी हैं, आपका प्रिपरेशन टाइम कम है, क्योंकि इनको वेट कम करना हाँ, पड़ता है। इनको पैसा कैसे बनना है, सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा डिलीवरीज करनी है, तो सबसे ज्यादा पैसा बनेगा, माइक्रो एडजस्टमेंट्स जी। तो जो रेस्टोरेंट्स इनके प्लेट उस पे खरे उतरते हैं कि हाँ यार ये अच्छी अच्छी डिलीवरीज कर रहा है बंदा और क्विकेस्ट कर रहा है, तो उनको ऊपर शो करेगा। तो इसीलिए एज अ रेस्टोरेंटर ऑल्सो आपको अपनी मैट्रिक्स को बेटर डे बाय डे करना है, और वीकली मंथली आपको स्क्रूटिनी करनी ही करनी है कि मेरे मैट्रिक्स कैसे चल रहे हैं, टू गेन मोर विजिबिलिटी ऑन द प्लेटफॉर्म। बट अगर आप एक दो टिप्स और ऐड करना चाहो, एक न्यू रेस्टोरेंट है एंड इज नॉट अ फ्रेंचाइज, सो हाउ विल दे ग्रो? एड्स है, क्या है? देखो बेसिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपकी रेटिंग 4+ होनी चाहिए। देखिए बेसिक मैथ हो गई आज के टाइम पे। सेकंड, आपको एड्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना? मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक और है, आपका मेन्यू कैटलॉग। अगर आपके पास हाई क्वालिटी फोटोज नहीं है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेन्यू फोटोज, मेन्यू डिस्क्रिप्शन, नेमिंग ऑफ द आइटम्स। मैं कई बार देखता हूँ कई लोग क्या करते हैं, बहुत फैंसी नेम्स देते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर डिलीवरी। बंदे नॉर्मल वर्ड सर्च करते हैं, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, बटर चिकन, या फिर पिज्ज़ा, पास्ता। आप बहुत फैंसी नाम देते हो थिंकिंग कि आपको अच्छा लग रहा है, बट वो लैंड नहीं करता। आप डाइनिंग मेन्यू में बहुत फैंसी नाम से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बंदा आपके पास आ गया वो खा के जाएगा। डिलीवरी मेन्यू शुड बी क्रिस्प एंड स्मॉल। आपको मेन्यू कैटलॉगिंग अच्छी करनी है, प्लेसमेंट ऑफ अच्छी करनी है कि आपके स्टार्टर्स, फिर मेन कोर्स, फिर डेजर्ट्स आ रहे हैं। ये नहीं आ रहा कि डेजर्ट सबसे ऊपर आ गए और मेन कोर्स नीचे आ रहा है, वो आपको समझना है। उसके बाद इनऑर्गेनिक क्या तरीके हैं कि आपको एड्स लेनी है, कितने का वो आपके ऊपर होता है। बेसिकली आज के टाइम पे कॉस्ट पर क्लिक होता है। कितने बंदों ने आपका क्लिक करा, उसको सीपीसी बोलते हैं। कितने बंदों ने क्लिक करा उसके ऊपर कॉस्ट होता है। तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम 5-7 हज़ार रुपये महीना टू लाख 2 लाख रुपए महीना भी लोग स्पेंड करते हैं। हाउ मच यू गाइस स्पेंड ऑन एन एवरेज रेस्टोरेंट? एवरेज ऑन वन प्लेटफॉर्म वी स्पेंड 20 to 40,000 rupees per restaurant. And this cost is bared by the franchise. Okay. वो तो उसी की कॉस्ट है, क्योंकि सेल भी वहीं पे आनी है। But you guys guide. हाँ, मतलब सारा मैनेजमेंट सारा हमारा ही है। तो बजट्स वो अप्रूव करते हैं। हाँ, डिपेंडिंग ऑन दी स्केल ऑफ द आउटलेट हम उसके हिसाब से एड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि नया आउटलेट है तो धीरे से स्टार्ट करेंगे, कि ज्यादा एड्स पे भी कन्वर्जन ना आया तो दिक्कत हो जाती है। तो वो चीजें सोचनी पड़ती हैं। एंड देन लॉट ऑफ मैट्रिक्स है कि आपका जो कवर इमेज है वो सही होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आपकी नेमिंग, आपके डिस्काउंट कोड्स, लोग ये भूल जाते हैं। डिस्काउंट कोड्स पे बहुत सेल है। हाँ, अगर आपके I am one of those discount customers. सर मेजॉरिटी 70% कस्टमर डिस्काउंट कस्टमर्स होते हैं हर प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपने वो डिस्काउंटिंग सही नहीं करी, जोमेटो गोल्ड पे आप हो के नहीं, स्विगी वन पे आप हो के नहीं, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वो आपको हाइजीन समझनी पड़ेगी धीरे धीरे। जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, जिनकी रेटिंग्स अच्छी हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अच्छे हैं, उनको स्टडी करो वो कैसे कर रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आजकल ना बहुत ट्रेंड है, आपने बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, क्लाउड किचन बना लेते हैं रैंडमली, 5,000 में क्लाउड किचन शुरू करें, लाखों रुपए कमाए। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ क्लाउड किचन्स इन इंडिया? देखो पहली बात तो जो आपको अनरियल रिटर्न्स बता रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा स्कैम है। Okay. नॉट इवन क्लाउड किचन्स, किसी भी बिजनेस में आप ले लो, MLM ले लो, ट्रेडिंग ले लो कि लाख लगाया मेरे 1 करोड़ बन गए, सब झूठ है। 90% ट्रेडर्स लॉस में है। अग्री, 97% तो FNO जो भी कर रहे हैं लॉस में। सेम विद क्लाउड किचन है। देखो सबसे मेन इशू क्या है, आपकी 100% डिपेंडेंसी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। मार्जिन स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है आपका। आपको एड्स में रेगुलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। राइडर्स अवेलेबल है तो सेल होगी, वरना नहीं होगी। और सबसे जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है ब्रांडिंग। आपका ब्रांड नहीं बन पाता। अब लोग बोलेंगे कि मान लो बहरूज बिरयानी है, ओवन स्टोरी है, ये सब अच्छे क्लाउड किचन ब्रांड्स हैं। They started lot earlier. They started earlier, plus they have a lot of capital to invest on their branding. आज वो पैन इंडिया लेवल के ब्रांड्स हैं।
आप मुझे बता दो कि आपके एरिया में कितने क्लाउड किचन के आपको नाम याद है? मुश्किल से 2 के नहीं होंगे। दो। यही इशू है। तो लोगों को लगता है कि लो कैपिटल बैरियर है। देखो, जितने भी बैरियर्स कम होते हैं ना किसी इंडस्ट्री में घुसने के, उतनी ही वो लॉस मेकिंग ज्यादा होती है। और फिर पैशनेट वाली बात आ जाती है। जी, अब आपने क्या है कि आपने सोचा कि यार मेरे तो कोई खाली जगह पड़ी है, मैं वहां पे किचन डाल के चला लूंगा। किचन की मंथली कॉस्ट तो सेम है, सिर्फ रेंट ही तो नहीं पड़ रहा आपको। मान लो आप प्राइम रियल एस्टेट का रेंट ₹1,00,000 महीना है, आपको वो नहीं पड़ रहा। सैलरीज तो देनी है, गैस चलनी है, बिजली चलना है, चूल्हा चलना है, वो कॉस्ट बहुत हाई है। आपकी डिपेंडेंसी सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे है, मार्जिन स्ट्रक्चर बहुत छोटा रह जाता है, एंड देन ब्रांडिंग नहीं हो पाती। तो जब तक आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी आप फंसते ही रहोगे। आप किसी भी इंडस्ट्री की स्टडी कर लीजिए, जहां पे लिवरेज आपका खत्म हुआ एज अ ब्रांड ओनर या प्रोडक्ट ओनर, खत्म, आप डेड हो। ट्रू। तो ये समझना पड़ेगा लोगों को। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई ब्रांड्स, जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, मान लो कोई मिठाई का ब्रांड है, वो क्लाउड किचन कई जगह खोलते हैं टू एक्सप्लोर द मार्केट। मान लो मैं दिल्ली एनसीआर का ब्रांड हूँ, मुझे लग रहा है चंडीगढ़ में मेरा खड़क सिंह चलेगा, बट मुझे घबराहट हो रही है 20-50 लाख लगाने में। तो मैं 7-8 लाख रुपए की क्लाउड किचन खोल के मार्केट टेस्टिंग करूंगा कि मेरे अगर 8-10 लाख रुपए महीने के ऑर्डर्स बन गए तो मैं 3 महीने में अपना स्टोर डाल दूंगा वहां पे कि यार इतना तो मेरे को धंधा आ ही रहा है, अब मैं रिटेल में और धंधा कर लूंगा। तो उनकी स्ट्रैटेजीज पे आप मत जाइए। अगर आपको वो बिजनेस बनाना है तो गो फॉर अ रिटेल शॉप। रेंट पड़ेगा बट सेल भी आती है। प्राइम प्रॉपर्टी का रेंट किसी वजह से है क्योंकि वहां पे सेल है, फुटफॉल है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यू सेड कि आपको चाय बढ़िया लगी, राइट? तो दिस इज चायोस की मतलब हम स्पेशली वो सोर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन आई एम अ बिग चाय एंथुसियास्ट, एट द सेम टाइम मैं ना जैसे रात में, स्पेशली सर्दियों में, द ओनली टाइम आई हैव टू स्पेंड विद माय पेरेंट्स इज ऑफिस से जाने के बाद। और भाई रात में कहाँ जाओगे, सर्दी में ऑप्शंस कम हो जाते हैं, भाई मैं चाय हाउस ले जाता हूँ। मैं इतना लॉयल कस्टमर हूँ ना उनका, मतलब विंटर में अगर वो मेरा अकाउंट खोल ले, आई स्पेंड डिसेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म। एंड रीजन, मैंने ना ऐसे रात में उनके आउटलेट्स 24/7 खुले होते हैं। हाँ। मैं आउटलेट हंटिंग भी करता रहता हूँ, कभी इस पे कभी उस पे। एक दिन रैंडमली एक आउटलेट होता था, पहचान गया था। मैंने पूछा, मैं कहा सर कितने की सेल होती है? कहता सर गैस करो। तो मैंने कहा होती होगी 70-80 हज़ार की। कहता सर 70-80 हज़ार में तो खर्चे नहीं निकलेंगे, 1.5 लाख प्लस की तो मिनिमम हमें करनी है रोज। मैंने कहा होती कितने की? कहते सर 2.5-3 लाख की डेली सेल है। हाँ, देखो सब स्टोर्स की नहीं होती, बट 24/7 जो उनकी कई स्टोर्स है उनकी है। और चायोस एज अ ब्रांड इज अ वेरी बिग ब्रांड। उनकी प्रोडक्ट और उनकी मार्केटिंग काफी ऑन पॉइंट है। बट सारे स्टोर्स पे ऐसा नहीं होता होगा, आई एम श्योर। पर लेकिन जो लेजेंडरी स्टोर्स है, देखो हर ब्रांड के पास ऐसे लेजेंडरी स्टोर्स होते हैं जो बहुत धुआंधार चलते हैं, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं। क्या चलते हैं? धुआंधार। हाँ, जैसे इनका सिकंदरपुर वाला इज बहुत नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अब साउथ दिल्ली में इनका है 20 एसडीए मार्केट में है, ओके, वो भी अच्छा चलता है। बट कई स्टोर जैसे प्रीत विहार है, वहां पे उतना फुटफॉल नहीं यार। प्रीत विहार का बंदा 150 रुपए कॉफी चाय खरीदने वाले सोचेगा कि 150 रुपए की चाय कोई चीज है? कल्चर अब वहां पे क्या है ना, जैसे एसडीए मार्केट में आपका कल्चर क्या है, शाम रात में लैपटॉप्स लेके बंदे बैठे हैं, उनको टाइम इन्वेस्ट करना है, उसके लिए वो 300-400 रुपए देने को तैयार है। सेम। अगर आपके वहां पे किसी एरिया में कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है और आपका वहां पे चाय या कॉफी का स्टोर है, तो या तो प्रोडक्ट एकदम जानदार होना चाहिए कि बंदा आपको आके स्पेंड कर रहा है प्रोडक्ट, लोकेशन या फिर आप वो वाइब क्रिएट करो कि हाँ बंदा आके यहाँ पे 2 घंटे बैठ रहा है, मुझे 500-1000 रुपए देके जा रहा है मिनिमम। और अगर फूड वूड भी आपके पास है तो वो फिर 1500-2000 रुपए देके जा रहा है, क्योंकि उसकी बैठने की कॉस्ट है। रेस्टोरेंट इज नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट, हॉस्पिटैलिटी है ये। और आपकी कॉस्ट है कि आपने इतने स्क्वायर फीट में एक चीज खोली, तो एक कस्टमर आया तो मुझे उससे इतने पैसे लेने पड़ेंगे मेरे को कॉस्ट कवर करने के लिए। उसी हिसाब से मेन्यू सेट होते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि यार कोई 200 की दाल मखनी बेच रहा है तो मैं 180 की बेच के बस प्रॉफिट कमा लूंगा या इतनी सेल बढ़ा लूंगा। दिस डज नॉट वर्क लाइक दिस। ठीक है, अब जैसे क्लाउड किचन के साथ साथ, तो मतलब आप कह रहे हो क्लाउड किचन इज नॉट सो इजी मॉडल, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। क्लाउड किचन के बाद अब नेक्स्ट बंदा जो अपग्रेड करता है, कहता है कि कार्ट्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, फूड कार्ट्स, उसकी क्या रियलिटी है? एंड उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड चीजें हैं, एमसीडी, पुलिस, इनका क्या सीन है? देखो अभी इंडिया में आप दिल्ली की बात करो ना, कार्ट एज अ लीगल प्रोडक्ट अभी तक उसको ग्रे एरिया में आता है। सबसे बड़ा इशू यही है। अब कार्ट लग जाती है, दुनिया की लगी हुई है, बट उसको ऑपरेट करना इज नॉट एन इजी टास्क। आपको बहुत लोकल डिपार्टमेंट्स से रोज का आपका टच रहेगा, रोज के इश्यूज रहेंगे, रोज डेली का रिस्क रहेगा कि आपकी कार्ट आज लगेगी या कल नहीं लगेगी। क्योंकि थोड़ी सी भी सख्ती हुई, थोड़ी सी भी
SHO चेंज हुआ, कोई भी चेंज हुआ तो आपकी बिजनेस नेक्स्ट डे खत्म हो सकता है। हाँ, आई हैव सीन माई सेल्फ, मतलब अभी पीछे वेस्ट दिल्ली में आपको पता हो रजौरी गार्डन में एक केस हुआ था। बिल्कुल मार्केट वो 2-3 महीने डेड थी, द फुटफॉल वाज जीरो, एंड ये वो गल्ले हैं जो दिन के 2-2 3-3 लाख की सेल करते थे। आई गेस व्हाट यू, मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो। बिल्कुल 100% है। रजौरी गार्डन में सुभाष नगर के आसपास ही केस हुआ था। हाँ। ये दिक्कतें आती हैं, इसीलिए शॉप्स बेटर होती हैं। देखो कोई भी एस्टैब्लिश कार्ट प्लेयर होगा ना, वो आपको यही बोलेगा कि यार आप शॉप्स ले लो, रिस्क ऑफ बिजनेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, उनके दूसरे मॉडल चलते हैं कि बंदा खड़ा है, वहाँ पे कॉस्ट कम है सर्व करने की, बट अगेन वेरी टफ। आप रोज की अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा है, बारिश आई आपकी सेल नहीं होनी, कोई एक्सट्रीम वेदर हुआ आपकी सेल नहीं होनी, तो वो चीजें भी है। और सबसे बड़ा मेन इशू ये है कि लीगल टर्म्स क्लियर नहीं है। आज यहाँ कार्ट है, आज पुलिस ने हटा दी, आपकी कार्ट वहां है, वहां पे सेल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपका कार्ट का इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया और आपकी डेली कॉस्ट है, वहां पे भी है, बिल्कुल है, स्टाफ भी रखना है, रॉ मटेरियल है, चूल्हा जलेगा, गैस जलेगी, एंड उसके बाद फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ सकते। तो वो एक पूरा का पूरा आपकी डिपेंडेंसी रिटेल पे है। और देखो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा मोमोज वाला महीने का 2 लाख कमाता है, 5 लाख कमाता है। कितने कमाते हैं? कितने मोमोज वाले हैं जो ऐसा कर सकते हैं? किसी की तो 800 रुपए की सेल नहीं हो रही, किसी की 200 रुपए की सेल नहीं हो रही। थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया एमसीडी या पुलिस से, तो बस आपकी काउंटर पे किसी कस्टमर का भी आपस में झगड़ा हो गया, आपकी कार्ड हटेगी। ट्रू। शॉप पे ऐसे नहीं है। हाँ, तो केस होता है, आप लड़ते रहो। हाँ, वो आप देखो, आप लीगल केस करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने रेंट एग्रीमेंट करवा के शॉप ली है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कोई इशू हो गया तो हम निपटेंगे। तो जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं और कार्ड को आप वो करेंगे कि हाँ ओवर ग्लैमराइज की कार्ड्स पे इतनी कमाई है, हर कार्ड पे नहीं है, और है तो बहुत अनसर्टेनिटीज के साथ है। अब आपको मैं यूपी का एग्जांपल देता हूँ। कावड़ के टाइम पे जितनी भी नॉनवेज कार्ड्स थी सब हटा दी, पूरे गाजियाबाद में 3 मंथ्स के लिए हट गई। क्या आपका घर चल सकता है विदाउट एनी इनकम फॉर 3 मंथ्स? नहीं चल सकता। और आपको नहीं पता कि वो 3 मंथ्स कब खत्म होंगे, क्या पता वो 3.5 महीने हो जाए, 4। जब गवर्नमेंट ने बोल दिया या जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको बोल दिया कि आपकी कार्ड नहीं लगेगी, तो नहीं लगेगी। तो कोई सेटिंग, कोई कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि दे आर लायबल टू दी पॉलिटिशियंस। अब कोई भी बड़े लेवल का ऑफिसर या एसडीएम आ गया विजिट पे और उसने लोकल एसएचओ को बोल दिया कि ये आपके एरिया में क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट डे आप गए, सीधी सी बात है, वो तो गवर्नमेंट को आंसरेबल है ना। कल को कोई कोर्ट केस हो गया, आपके वहां पे किसी की लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो तो वहां का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको उसके लिए आपकी कार्ड कुछ नहीं है। तो आपको ये सोच के चलना है। इसीलिए कार्ड्स को उस तरीके से देखो। हाँ, जैसे मान लो आप कॉर्पोरेट कार्ड्स लगाते हैं कि आपने, जैसे आपका ये आईटी पार्क है, आपने यहाँ पे काउंटर लगाया, दिस इज क्योंकि ये पूरा वाइट पे लैंड होता है, वाइट पे लैंड है। आप रेंटल्स मॉल को दे रहे हो या फिर आईटी पार्क को दे रहे हो, एंड दिस इज अ लीगल प्रोडक्ट, आप अपनी लीगल सेल कर रहे हो। तो आपको कल आके ये नहीं बोल सकता कि इसको यहाँ से हटाओ, बिकॉज यू आर इन प्राइवेट प्रॉपर्टी। करेक्ट। तो दिस इज अ गुड मॉडल। अगर आप इसको स्केल अप कर सकते हो, एंड इफ यू हैव कॉर्पोरेट टाई-अप्स, तो वो बहुत बेटर मॉडल है, वो लो कॉस्ट मॉडल है। और बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं इसको कि हमारे आईटी पार्क में एक बंदे ने खोला, ही यूज्ड टू सप्लाई टू एयरपोर्ट्स। हाँ, जो फास्ट मूविंग आइटम्स होते हैं ना, सैंडविचेस और जो जिनकी लाइफ होती है थोड़ी, उसने यहाँ पे खोला। ही वाज टेलिंग अस कि भाई ये तो बहुत बढ़िया मॉडल है। जी, वो लो कॉस्ट मॉडल है और आपकी कनेक्शंस के ऊपर है। आपने अगर कार्ड लग गई, आपकी 5-6 कार्ड्स लग गई हैं, और उनमें फिर कॉस्ट कम है कि 1-2 लड़कों में आपकी कार्ड चल जाती है। लिमिटेड आवर्स के लिए खोलते हो आप, 4 या 5 घंटे के लिए, उसमें आप पूरे दिन जितनी सेल कर लेते हो अच्छी लोकेशंस पे। ऑब्वियसली पुअर लोकेशन डोंट डू गुड सेल्स, बट वो फिर आप कार्ड शिफ्ट भी कर सकते हो। करेक्ट, कि यार मेरी इस लोकेशन पे नहीं चल रही, इस आईटी पार्क की जगह पे मैं दूसरे कॉर्पोरेट टाउन में लगा लूंगा, कहीं भी लगा लूंगा, वो बेटर है। अब जब कार्ड्स की बात आई है, रैप करते हैं इस पॉडकास्ट को एक लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे। कार्ड्स पे ना फूड ब्लॉगर्स बहुत आते हैं या दुकानों पे फूड ब्लॉगर्स बहुत आते हैं। तो हाउ डज फूड ब्लॉगर्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन आउटलेट या फिर एक रेस्टोरेंट बिजनेस को कैसे इफेक्ट करती है ये नए फूड इन्फ्लुएंसर्स? देखो, आज के टाइम पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में फूड ब्लॉगर्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है। छोटे से लेकर के बड़े जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, सब इन पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और इनके रिव्यूज समटाइम्स मेक और ब्रेक रेस्टोरेंट ऑल्सो। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना बजट है, उसके हिसाब से आप ब्लॉगर्स को पिच कर सकते हो फॉर योर प्रमोशंस। ऑलमोस्ट सारे ब्लॉगर्स डू पेड प्रमोशंस, एंड वो अच्छी बात है। कोई भी इन्फ्लुएंसर है, मान लो कोई बॉलीवुड का एक्टर भी है, वो भी प्रमोशंस करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो वैसे ही इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, चाहे वो फैशन में हो चाहे वो फूड में हो।
और सबकी अपनी अपनी नीश है। कोई सिर्फ स्ट्रीट फूड को प्रमोट करता है, कोई फाइन डाइन को करता है, कोई होटल्स को करते हैं। बट क्या इनके रिव्यूज को ट्रस्ट करना चाहिए अगर उन्होंने पैसे लिए तो? देखो, क्योंकि ओनर तो अच्छा ही बोलेगा, अब उनको खाना कैसा लगा नहीं लगा वो कितना ट्रू है। देखो, कोई भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बायर्स रिव्यू तो रहेगा। और अगर कोई ब्लॉगर है वो उसको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, मेरे पास हमने काफी प्रमोशंस करवाई हैं, अगर उसको मेरी एक प्रोडक्ट नहीं लगा तो वो बोल देता है कि सर मैं इस आइटम को अपने रिव्यू में नहीं लूंगा, विच इज फेयर। उसने 5 आइटम्स ट्राई करी, ही डज नॉट लाइक 2, तो 3 को प्रमोट कर देगा वो कि भैया ये आइटम्स अच्छी थी, बाकी आप आके देख लो। और फूड एंड टेस्ट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। आपको जहाँ की फूड पसंद है, हो सकता है मुझे वहां का ना हो, तो जरूरी नहीं है कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि हाँ इसी का बेस्ट है और इसका नहीं है। इस वजह से भी फर्क है। फिर बात आ जाती है गिमिक्स पे कि भाई वायरल चीज क्या चल रही है, एल्गोरिदम क्या पसंद कर रहा है, वायरल डेजर्ट्स चल रहे हैं, स्ट्रीट फूड वायरल कैसे हो रहा है। तो आप देखो चीज लोड कर देते हैं, बटर, वो तहलका ऑमलेट और अनलिमिटेड पाजी जी। तो वो उनको कितना प्रमोट हुआ, मतलब उनको आप वायरल वड़ा पाव लेडी को तो जितने ब्लॉगर्स थे सबको, जिसको रीच, जो भी जाके शूट करके आया उनके वहां पे सबको रीच आई। और ऐसे भी फूड ब्लॉगर्स हैं, आप जैसे गुरप्रीत सिंह टिक्कू है, हमारी उनके साथ काफी अच्छी प्रमोशंस भी हुई हैं, बट एज अ ब्लॉगर ही डज नॉट प्रमोट क्रिंज। उनका है, उनकी आप देखो उन्होंने आज तक वीडियो प्रमोट नहीं करी वड़ा पाव गर्ल की। तो सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, कोई सही गलत कुछ। बट क्या हमें फूड ब्लॉगर्स के रिव्यू को सच मानना चाहिए? देखो, सब्जेक्टिव है। अगेन मैं फिर वही बात बोलूंगा कि अगर आप, पहली बात तो आप एक को मत फॉलो करो, आप मल्टीपल ब्लॉगर्स को फॉलो करो, उनका रिव्यूज देखो। एक पैटर्न होता है सबका। अगर हर बंदा हर शॉप पे जाके तारीफ ही कर रहा है तो थोड़ा सा फिर आपको डाउट आएगा। बंदा, जो अच्छे ब्लॉगर्स हैं वो बता देते हैं कि इसका मीडियम टेस्ट था, या इसका प्राइस हाई था, या इसका एम्बियंस अच्छा नहीं था। तो टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और खुद जाके ट्राई करो तो मानो। अगर आप सोशल मीडिया के टाइम पे किसी को भी अंधा फॉलो कर रहे हो, चाहे आप मुझे ही कर रहे हो ट्विटर पे, तो आप बेवकूफ हो, मैं नहीं हूँ। करेक्ट। आपको बायसनेस थोड़ी आती है, तो आपको यू शुड टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हाँ यार ये इसका रिव्यू था, अब मैं अपना माइंड लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, या मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। So guys, again that is it। आज हमने बहुत सारी बढ़िया बातें करी एंड थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मुझे बहुत टाइम बाद बहुत मजा आया इस पूरे पॉडकास्ट, मेरी एनर्जी अभी भी बहुत आया है। ही इज रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, तो लंबा नहीं खींचेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। मिलता हूं मैं आपको ऐसी नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट हिम ऑन हिज सोशल हैंडल्स। एक्स पे बहुत एक्टिव है, मेरे को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।